हे सभी, आज हम भारत की पहली व्यापक आतंकवाद विरोधी नीति प्रहद पर चर्चा करने जा रहे हैं। यह नीति 7 स्तरीय रणनीति पेश करती है, जिसमें रोकथाम और प्रतिक्रिया से लेकर वसूली और वैश्विक सहयोग तक सब कुछ शामिल है। यह न केवल सुरक्षा बलों पर ध्यान केंद्रित करता है, बल्कि इससे निपटने में समाज की भूमिका पर भी प्रकाश डालता है। इस सत्र के अंत तक आप स्पष्ट रूप से समझ जाएंगे कि भारत आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए एक सक्रिय, समन्वित और जन केंद्रित दृष्टिकोण का निर्माण कैसे कर रहा है। तो चलिए विषय से शुरू करते हैं। भारत ने अपनी पहली आतंकवाद विरोधी नीति का अनावरण किया है। यह 8 पन्नों का दस्तावेज है, जो भारत के दृष्टिकोण को स्पष्ट करता है। इसे प्रहार कहा जाता है, जिसका अर्थ है हड़ताल। यह भी एक संक्षिप्त नाम है। प्रहार एक 7 परत दृष्टिकोण प्रदान करता है और प्रत्येक परत को एक अक्षर द्वारा दर्शाया जाता है। पहला अक्षर पी रोकथाम के लिए है। यह ज्यादातर खुफिया जानकारी जुटाने के बारे में है। इसमें विभिन्न एजेंसियों के बीच सहयोग की बात की गई है। एक बार जब कोई इनपुट आता है, तो उसे निर्बाध रूप से पारित किया जाना चाहिए, तभी हमलों को रोका जा सकता है। अधिकांश आतंकवादी समूह संवाद और योजना बनाने के लिए इंटरनेट सेवाओं का उपयोग करते हैं, इसलिए उन्हें बाधित करना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। यह पहली परत है, रोकथाम। दूसरी परत प्रतिक्रिया है। प्रतिक्रिया परत इस बात पर ध्यान केंद्रित करती है कि आतंकवादी हमले के दौरान अधिकारी कितनी जल्दी और प्रभावी ढंग से कार्य करते हैं। मजबूत रोकथाम के साथ भी कुछ हमले अभी भी हो सकते हैं, इसलिए क्षति को कम करने और जीवन बचाने के लिए एक तेज और समन्वित प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। स्थानीय पुलिस क्षेत्र को सुरक्षित करके, भीड़ को नियंत्रित करके और एजेंसी के साथ समन्वय करके पहले उत्तरदाताओं के रूप में कार्य करती है। गंभीर परिस्थितियों में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड जैसे कुलीन मंच, बचाव और आतंकवादियों को बेअसर करने के लिए हैंडल पुलिस, खुफिया, सशस्त्र बलों और आपातकालीन सेवाओं के बीच मजबूत समन्वय तेजी से निर्णय लेने के साथ क्षति को कम करने में मदद करता है। कुल मिलाकर एक तेज और समन्वित प्रतिक्रिया जीवन बचाती है और सुरक्षा में लोगों की भागीदारी को मजबूत करती है। तीसरी परत क्षमता एकत्र कर रही है। यह मुख्य रूप से तैयारी, कानून प्रवर्तन को नवीनतम तकनीक और संसाधन देने, एजेंसियों के बीच अधिक तालमेल बनाने, राज्यों में सामान्य प्रोटोकॉल का मसौदा तैयार करने के बारे में बात करता है। मूल रूप से एक निर्बाध और घातक सुधार सुनिश्चित करना। अब चौथी परत, मानवाधिकार और कानून का शासन। यह परत इस बात पर जोर देती है कि आतंकवाद विरोधी कार्यकर्ताओं को मानवाधिकारों का सम्मान करना चाहिए और कानून का पालन करना चाहिए। आतंकवाद से निपटने के दौरान अधिकारियों को शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए या नागरिकों की बुनियादी स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। सभी कार्यों को भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुसार किया जाना चाहिए। समानता, स्वतंत्रता और मनमाने ढंग से सुरक्षा जैसे अधिकारों को सुनिश्चित करना चाहिए। सुरक्षा बलों को अनावश्यक बल या भेदभाव से बचते हुए निष्पक्ष, पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से कार्य करना चाहिए। मानवाधिकारों का सम्मान करने से न केवल न्याय कायम रहता है, बल्कि जनता का विश्वास और विश्वास भी बढ़ता है, जो प्रभावी आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए आवश्यक है और सुरक्षा बनाए रखने में लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। अब यह कुछ ऐसा है जो हमें 5वीं परत पर लाता है, आतंकवाद के लिए अनुकूल परिस्थितियों को कमजोर करना। यह परत उन स्थितियों को कम करने पर केंद्रित है जो लोगों को आतंकवाद, विशेष रूप से कट्टरपंथ की ओर ले जाती है। मुख्य विचार, कमजोर व्यक्तियों, विशेष रूप से युवाओं को सही दिशा में मार्गदर्शन करके समस्या को जड़ से रोकना है। नीति, सकारात्मक संदेश फैलाने और चरमपंथी विचारों को हतोत्साहित करने के लिए गैर आधिकारिक संगठनों, धार्मिक नेताओं और प्रचारकों को शामिल करने का आह्वान करती है। अब छठी परत वैश्विक प्रयासों को संरेखित और आकार दे रही है। यह परत आतंकवाद से लड़ने के लिए अन्य देशों के साथ मिलकर काम करने पर केंद्रित है। आतंकवाद एक वैश्विक समस्या है, इसलिए कोई भी देश इससे अकेले नहीं निपट सकता। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समर्थन की आवश्यकता है। इसका मतलब है सीमाओं के पार खुफिया जानकारी साझा करना, कार्यों का समन्वय करना और जांच में एक दूसरे की मदद करना। टेरर फंडिंग, ट्रेनिंग और मूवमेंट को रोकने के लिए देश अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के माध्यम से भी मिलकर काम कर सकते हैं।
यह अंतिम परत इस बात पर केंद्रित है कि आतंकवादी हमले के बाद कोई देश कैसे उबरता है और मजबूत होता है। यह बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण और सामान्य जीवन को बहाल करने के साथ साथ चिकित्सा देखभाल, मुआवजे और पुनर्वास के माध्यम से पीड़ितों को त्वरित राहत सुनिश्चित करता है। साथ ही यह सुरक्षा प्रणालियों में सुधार, पिछली घटनाओं से सीखकर और जागरूकता और प्रशिक्षण के माध्यम से समुदायों को तैयार करके लचीलापन बनाता है ताकि वे भविष्य के संकट को बेहतर तरीके से संभाल सकें। इस प्रकार प्रिय छात्रों, ये भारत की नई आतंकवाद विरोधी नीति की 7 परतें हैं। अब आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने के लिए भारत को प्रहर की जरूरत क्यों है? इसलिए भारत को 3 महत्वपूर्ण कारणों से इस नीति की आवश्यकता है। सबसे पहले, यह इरादे का स्पष्ट बयान है। भारत आतंकवाद से सबसे बुरी तरह प्रभावित देशों में से एक रहा है और इसने हजारों लोगों की जान गंवाई है। हालांकि कई सरकारों ने शून्य सहिष्णुता दृष्टिकोण के बारे में बात की है, यह नीति इसे आधिकारिक, संरचित और स्थायी बनाती है। यह सभी हितधारकों को स्पष्टता प्रदान करता है। यह स्पष्ट रूप से विभिन्न एजेंसियों की भूमिकाओं को परिभाषित करता है। स्थानीय पुलिस को क्या करना चाहिए, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड जैसे बलों को कैसे कार्य करना चाहिए और राज्य सरकारों की क्या जिम्मेदारियां हैं। सरल शब्दों में, यह एक गाइडबुक की तरह काम करता है जो सभी हितधारकों को 7 परतों के आधार पर योजना बनाने और प्रभावी ढंग से कार्य करने में मदद करता है। और आखिरी कारण, यह पूरे समाज के दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है। इसका मतलब है कि आतंकवाद को रोकने में न केवल सरकार बल्कि समग्र रूप से समाज की भूमिका है। यह मूल कारणों को संबोधित करने, कट्टरपंथ को रोकने और पीड़ितों और बचे लोगों का समर्थन करने पर केंद्रित है। कुल मिलाकर यह नीति आतंकवाद के लिए एक दीर्घकालिक, सूक्ष्म और महंगा दृष्टिकोण अपनाती है। और यह सब मेरी ओर से प्रिय छात्रों है। यदि आपको मेरे साथ सीखने में मजा आया है तो मेरे YouTube चैनल UPC सिंप्लीफाइड बाय अनिका को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो के लिए लाइक बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद।